1 जूल में 10⁻⁷ अर्ग कैसे होता है। आज हम लोग क्या देखेंगे कि 1 जूल में 10⁻⁷ अर्ग कैसे होता है। ठीक है, चलिए आपको फार्मूला पता है, उसी फार्मूला मैंने लिखा था N2 = N1 M1/M2 के पावर A L1/L2 की पावर 2 और T1/T2 के पावर A2B और ये C, ये चीज़ मैंने लिखी थी। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या है, ये 1 है, N है 1 है और ये N2 है, हमको N2 ही फाइंड करना है। N1 की जब हमने क्या रख दिया 1, M1 किस में है, M1 किस में है, MKS में है और ये किस में है, CGS में है। ठीक है, तो मास को किस में लिखेंगे, किलोग्राम में ना, तो 1 किलोग्राम। क्लियर, और 1 और इसको किस में लिखेंगे 1 ग्राम में। क्लियर है, और ये जूल किसकी यूनिट है, एनर्जी की ना, एनर्जी की यूनिट है जूल। ठीक है, और एनर्जी का टर्म्स ऑफ फॉर्मूला क्या होता था, mL² T-2। ठीक है, यानी एक ही जगह पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना। ठीक है, अब देखिए L1 किस में है, मीटर में है, MKS में, तो 1 मीटर। क्लियर, और L2 किस में है, सेंटीमीटर में, तो 1 सेंटीमीटर। क्या है, L के पावर कितना है, 2 है ना, तो 2 हो गया। T1 में देखिए 1 सेकेंड, और इसमें भी क्या आ जाएगा 1 सेकेंड, इसमें क्या आ जाएगा -2। क्लियर, अच्छा 1 किलोग्राम को इसमें 1000 में बदल दें तो क्या हो जाएगा 1000, ग्राम से ग्राम कट गया, 1000 जब ग्राम में बदलेगा तो कट जाएगा, खत्म। ये मीटर को जब सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 आएगा और सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा। ठीक है, और ये 1 के पावर -2 आ जाएगा। क्लियर, सॉरी यहाँ 1 हो जाएगा पावर mL² T-2। तो यहाँ देखिए 1, क्या इसको मैं 10⁻³ लिख सकता हूँ, यहाँ पे 10⁻² हो जाएगा इसका स्क्वायर, और ये 1 के पावर -2। ठीक, तो यहाँ पे देखिए 10⁻³ इंटू 10² करेंगे तो 10⁻4 हो गया, ये तो 1 हो गया, 1 के पावर कुछ भी होता है 1 ही आएगा, 10⁻7। तो प्रूफ हो गया ना, N2 की वैल्यू कितनी आ गई 10⁻7। तो ये तो प्रूफ करना था, यही तो प्रूफ करना था, 10⁻7 लाना था। समझ में आया, नोट कर लीजिए। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि MKS सिस्टम को CGS में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और अब हम लोग देखेंगे कि CGS सिस्टम को MKS में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये है कि द सरफेस टेंशन ऑफ ए मरकरी इज 549 पर सेंटीमीटर। क्लियर है ना, सरफेस टेंशन इस पर किसमें दिया है, CGS में दिया है ना, डाइन पर सेंटीमीटर है ना। ठीक है, व्हाट विल बी इट्स वैल्यू व्हेन यूनिट ऑफ मास इन 1 किलोग्राम, यूनिट ऑफ लेंथ इज 1 मीटर एंड यूनिट ऑफ टाइम इज 1 मिनट। क्लियर है, तो इस बार क्या कह रहा है कि CGS में दिया है, किसमें कन्वर्ट करना है, MKS में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो मान लिया आपको मैंने बताया था शुरू में एक फार्मूला, जनरल कन्वेंशनल मेथड से चलते हैं, N1U1 = N2U2। क्लियर, N1 U1 की जगह क्या रख देंगे MLT, ये 1 हो जाता था, यहाँ पे N2 हो जाता था, M2L2 T2 हो जाता था, याद आ रहा है, यहाँ पे ABC हो जाता था, यहाँ पे ABC हो जाता था। क्लियर है, फिर हम लोग क्या करते थे, N2 निकालना होता था तो N1 लिखते थे M1/M2 के पावर A L1/L2 के पावर B और T1/T2 के पावर C लिखते थे। ये तो फार्मूला आता था। क्लियर है, अच्छा हम लोग क्या चाहिए, सरफेस टेंशन चाहिए ना। देखिए सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। इसको मैं डिटेल में फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स का टाइम्स ऑफ फार्मूला क्या होता है, ML/T-2 और लेंथ का क्या होता है L, ठीक है। तो L से L कट गया तो क्या आया टाइम्स ऑफ फार्मूला, MT-2 आया ना।
यानी एल के पावर कितना है, 0 है, एम टी माइनस 2 आया। यानी इसमें अगर हम वैल्यू रखेंगे तो ए की जगह पर क्या आ जाएगा 1, सी की जगह पर क्या आ जाएगा -2 और बी की जगह पर क्या आ जाएगा 0। क्लियर है, क्लियर है इस फार्मूले में। अच्छा और समझते हैं, एक तो ये हो गया। अच्छा n1 की जगह पर क्या रखते हैं, n1 की जगह पर 540 रखेंगे ना, 540। क्लियर है, m1 क्या रखेंगे, m1 क्या रखेंगे, m1 इस बार किस में दिया है, CGS में दिया है ना, CGS में दिया है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, MKS में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता था कि ये कन्वर्ट है, तो ये किस में हो गया, CGS में हो गया ना। n1 इस बार किस में, CGS में, किस में कन्वर्ट करना है, MKS में। तो ये क्या है, ग्राम में है, तो इसको क्या लिख रहा हूँ मैं, 1 ग्राम अपॉन 1 किलोग्राम पावर 1। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये 1 सेंटीमीटर अपॉन 1 मीटर के पावर 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 सेकेंड अपॉन, ये किस में है 1 मिनट में है कि पावर -2। क्लियर है, ये ग्राम सेंटीमीटर सेकंड में था, इसमें कन्वर्ट कैसे करना है, किलोग्राम मीटर और मिनट में करना है ना। नोट करिए, नोट करिए यहां तक। अब क्या किया जाए, इस ग्राम को किलोग्राम में बदल लिया जाए, इस सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिया जाए और इस सेकंड को मिनट में बदल दिया जाए। क्लियर है, तो देखिए कैसे लिखेंगे, 540 एक ग्राम को कैसे लिखूंगा मैं, 10⁻³ किलोग्राम लिखूंगा। एक ग्राम को किलोग्राम में लिखना होगा तो 10⁻³ किलोग्राम लिखूंगा, और किलोग्राम से किलोग्राम कट गया तो ये आया पावर 1। अच्छा, एक सेंटीमीटर को मैं 10⁻² लिखूंगा मीटर में, और पावर 0 हो गया ना। ठीक, और इसको क्या लिखूंगा मैं, 60 लिखूंगा। क्लियर है, तो देखिए 60 के पावर कितना हो गया -2। क्लियर है, अच्छा सॉरी 1/60 हो जाएगा, 1/60 का -2। अच्छा, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 530 × 10⁻³ इंटू 1 हो जाएगा ना, किसी की पावर 0 1 होता है, और ये कितना हो जाएगा 60 × 60। क्लियर है, यहां तक नोट करिए। यहां तक नोट करिए। क्लियर है, अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए 1 0 2 0 3 0 से ये 3 0 कट गया, अब कितना आ गया 54 × 36 आ गया ना, 6 6 36। और इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे 1944 आएगा, यानी हमारी N2 की वैल्यू कितनी हो गई 1944। किसमें, डाइन का क्या होता है, न्यूटन पर मीटर। नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग देख चुके हैं कि एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कैसे किया जाता है, और किसी भी फार्मूला को हम लोग चेक कैसे कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि किसी भी फार्मूले को डिजाइन कैसे करते हैं यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है ना, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, डेरिवेशन ऑफ फार्मूला यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेशन ऑफ फार्मूला यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखने जा रहे हैं, किसी भी फार्मूले को डिराइव कैसे किया जा सकता है यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस के टॉपिक में किसी भी डेरिवेशन का फार्मूला कैसे कर सकते हैं, तो इसमें हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बताएंगे। होमोजेनिटी क्या कहता था कि हर टर्म का डायमेंशनल फार्मूला सेम होता है, सेम डायमेंशनल फार्मूला ही ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। यही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, इसमें भी हम लोग डिराइव करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जो डायमेंशनल फार्मूला है,
जो मास, लेंथ या टाइम या करंट या जिसकी भी फार्मूला हम लोग डिराइव कर रहे हैं उसकी पावर क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है ना। और इसको मैं बेटर तरीके से न्यूमेरिकल के थ्रू समझाता हूं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देखिए, डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम which may depend on mass of bob, length of pendulum and acceleration due to ग्रेविटी। क्लियर है। क्वेश्चन लिखिए, नोट करिए क्वेश्चन। डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम विच में डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉब, लेंथ ऑफ द पेंडुलम एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखिए सोल्यूशन देखते हैं, इसको पॉज करके नोट कर लिया करिए। देखिए इसे एक पेंडुलम है, ये एक पेंडुलम है, ठीक है ना। तो ये मास ऑफ लेंथ ऑफ द पेंडुलम हो गया, ये मास हो गया तो mg लगेगा, ठीक है ना। तो जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, लेंथ ये है। क्लियर है। तो ये मास है उसका। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग देखेंगे इसको कैसे मैं प्रूफ कर रहा हूँ, उसी मेथड से हम लोग समझेंगे। ठीक है ना। चलिए देखते हैं। मान लिया कि टाइम पीरियड टी है। टी क्या है, टाइम पीरियड है। टी से मैं डिनोट कर रहा हूँ। एम क्या है, मास है। एल क्या है, लेंथ है। और जी क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर है। अच्छा हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट स्टेप में इस टाइम पीरियड को मैं मानूंगा कि एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के पावर ए की। यहाँ पे ए क्या है, डायमेंशन है। अब इससे पहले मैं बता चुका हूँ एबीसी क्या है, डायमेंशन है। मास का क्या डायमेंशन है, लेंथ का क्या डायमेंशन है, टाइम का क्या डायमेंशन है। सिमिलरली इसमें मानेंगे कि जो टाइम पीरियड है वो मास के पावर ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है ना। फिर हम क्या मानेंगे कि जो लेंथ है उसके पावर बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के पावर सी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है। इक्वेशन मान लेंगे इसको, तीनों इक्वेशन है। ठीक है। अब क्या करेंगे कि कंबाइन करेंगे। कंबाइन ऑल इक्वेशंस जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M के पावर A, L के पावर B और G के पावर C हो जाएगा। क्लियर है। तीनों इक्वेशन को कंबाइन किया, तीनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाएंगे K, अब आ जाएगा M के पावर A, L के पावर B और G के पावर C। ये आ गया हमारा मेन इक्वेशन। इसको इक्वेशन मैं कह दे रहा हूँ इक्वेशन नंबर 4। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ तक नोट कर लीजिए, यहाँ तक नोट करिए।
चलिए अब देखते हैं, आगे देखते हैं। देखिए आगे, यहाँ तक क्लियर है। अब हम क्या करेंगे कि दोनों साइड डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे। दोनों साइड क्या लिखेंगे? डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे। तो टाइम का डायमेंशनल फार्मूला क्या है? टी है, यहाँ पे टाइम है ना टी, इसके पावर 1 है ना। अच्छा, ये क्या है? कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का कोई डायमेंशनल फार्मूला होता नहीं है। अगला क्या है? मास है। मास है, मास को किसे डिनोट करते हैं? एम से। ये पावर क्या हो गया? ए। यहाँ पे एल है, एल लेंथ है, लेंथ का पावर किसे डिनोट करते हैं? एल से, और इसके पावर बी। और ये क्या है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन है ना। एक्सीलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? एल टी माइनस 2 के पावर सी। यहाँ तक क्लियर? अच्छा, यहाँ पे देखिए, मैं कह सकता हूँ क्या कि यहाँ पे m के पावर 0 है, l के पावर 0 है और t के पावर 1 है, ऐसा लिख सकता हूँ मैं। किसी के पावर 0 1 होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ m के पावर a हो गया, यहाँ पे l के पावर देखिए, यहाँ पे b भी है, यहाँ पे c है, तो क्या l के पावर मैं b प्लस c लिख सकता हूँ? क्लियर? और t के पावर मैं माइनस 2c लिख सकता हूँ। क्लियर है? अब क्या करेंगे? हम पावर्स को कंपैरिजन कराएंगे। तो अब यहाँ पे देखिए m के पावर 0 है, यहाँ m के पावर a है, तो a क्या हो गया? 0 हो गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए 1 है, यहाँ पे माइनस 2c है, तो माइनस 2c इक्वल टू 1, तो c इक्वल टू क्या हो गया? माइनस 1/2। तो c की वैल्यू हमको फाइंड हो गई, और क्या फाइंड हो गई? a की वैल्यू फाइंड हो गई। अच्छा, अब देखिए l के पावर 0 है, यहाँ पे l के पावर क्या है? b प्लस सी है, यानी b प्लस सी इक्वल टू 0 रख दूँ मैं। c की वैल्यू माइनस 1/2 आई है, तो v माइनस 1/2 इक्वल टू 0, तो b इक्वल टू प्लस में 1/2 आ गया कि नहीं? b की वैल्यू प्लस 1/2 आ गई, ठीक है। अब क्या करेंगे? इस a b c की वैल्यू, इस a b c की वैल्यू जो होगी वो इस इक्वेशन में रखेंगे, ठीक है। तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी? k, m के पावर क्या आ जाएगा? m के पावर हो जाएगा 0, क्यों? क्योंकि एक 0 आया है। अच्छा, l के पावर क्या आ जाएगा? b है, b की वैल्यू कितनी है? 1/2, तो 1/2 हो गया। और g के पावर c है, c की वैल्यू कितनी है? माइनस 1/2, ऐसा लिख सकता हूँ मैं। अच्छा, तो t इक्वल टू k, m के पावर 0 1, कोई मतलब नहीं है। इसको क्या मैं अंडर रूट एल लिख सकता हूँ, l के पावर 1/2, और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? 1/√g लिख सकता हूँ। तो t क्या हो गया? k अंडर रूट में l/g। ये आ गया फार्मूला, डेरिवेशन आ गया ना। अब क्या करेंगे कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, 2 पाई होती है k की वैल्यू, ये एक्सपेरिमेंटल है। यही डायमेंशनल एनालिसिस का, डायमेंशन का यही एक लिमिटेशंस आ गया कि वो कांस्टेंट की एग्जैक्ट वैल्यू को नहीं बता पा रहा था, ठीक है ना। यहाँ पे k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना। तो टाइम पीरियड को एक्सपेरिमेंट किया गया, तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 2 पाई लाई गई। तो जो नेक्स्ट जो मेन फार्मूला आया, वो मेन फार्मूला क्या आया? वो फार्मूला आया 2 पाई अंडर रूट में l/g। दिस इज द एग्जैक्ट फार्मूला ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द डिराइव ऑफ फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच डिपेंड ऑन मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। हमको काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला डिराइव करना है, जो काइनेटिक एनर्जी मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड कर रही है और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो इसका फार्मूला डिराइव करना है, इसको नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लिया करिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे क्या करना है? के क्या है? काइनेटिक एनर्जी, इसको मान लेंगे, के को मैं काइनेटिक एनर्जी मान लूँगा, या के भी मान सकते हैं, ठीक है। मैं क्या मान सकता हूँ? के भी मान सकता हूँ, कैपिटल के, ठीक। अच्छा, एम को मैं क्या मानूंगा? मास, और वी को मैं मानूंगा वेलोसिटी। क्लियर है? अब देखिए होता क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या था कि काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है? मास पे और वेलोसिटी पे। तो मैंने मान लिया कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो m के पावर मास के पावर a के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लियर? और काइनेटिक एनर्जी क्या है?
वेलोसिटी के भी डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल है, तो मैंने मान लिया कि वेलोसिटी के पावर b के वो डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल है, दोनों पर डिपेंड कर रही थी। मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 माना और इसको इक्वेशन नंबर 2 माना। ठीक है, अब मैंने क्या किया, दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर लिया, कंबाइन बोथ इक्वेशंस। क्लियर है। अब क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m के पावर a v के पावर b हो गया। क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो ये कांस्टेंट लगाएंगे, तो आगे हमारा काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू स्मॉल के यानी कांस्टेंट m के पावर a v के पावर b, ये आ गया इक्वेशन नंबर, इसको मैंने 3 मान लिया। अब हम क्या करते थे, दोनों साइड डायमेंशनल फार्मूला लिखते थे, ए बी सी की पावर मैच कराते थे, ए बी सी की वैल्यू फाइंड करते थे, फिर वो वैल्यू रखते थे तो हमको फार्मूला डिराइव हो जाता था। तो वही हम काम करेंगे। काइनेटिक एनर्जी का आपको पता होगा डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, ml²t-2 ये होता था। यहाँ पे m की पावर क्या है, l है। क्लियर। यहाँ पे k का डायमेंशनल फार्मूला होगा नहीं, m के पावर a है, यानी मास का पावर कितना है, a है। और क्या है, ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी का फार्मूला आपको पता है LT-1 होता था, वो किसके पावर है, b के। अब आप कंपेरिजन कराइए, m l और t के जो पावर है उसको कंपेरिजन कराएंगे तो आप देखिए कि a की पावर 1 है, a की पावर कह रहा हूँ, m की पावर 1 है, इधर m की पावर a है, तो a बराबर 1 हो गया, a वैल्यू फाइंड कर गई। अब यहाँ देखिए l के पावर 2 है, यहाँ भी l के पावर b है, तो क्या मैं b के पावर 2 लिखूंगा, तो a और b की वैल्यू फाइंड हो गई। अब हम क्या करेंगे, a और b की वैल्यू उठा के यहाँ रख दें, तो काइनेटिक हमारी क्या हो गई, काइनेटिक एनर्जी हो गई k m के पावर 1 v के पावर 2, यानी हमारा फार्मूला क्या आ गया, k mv²। काइनेटिक एनर्जी ये एग्जैक्ट फार्मूला होता है, पर कांस्टेंट की वैल्यू नहीं बता पा रहा था, यही तो डीमेरिट थी। तो प्रैक्टिकल जब किया गया होगा तो काइनेटिक एनर्जी का मेन फार्मूला क्या आया था, हाफ mv²। यहाँ पे k की वैल्यू क्या है, हाफ, तो काइनेटिक एनर्जी फार्मूला क्या आ जाता था, हाफ mv²। नोट कर लीजिए। पॉज करके नोट कर लिया करिए। तो अब हम लोग डायमेंशन एनालिसिस भी टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। डायमेंशन एनालिसिस में हम लोगों ने क्या देखा था, किसी फार्मूला को चेक कैसे किया जा सकता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को यूज करके हम किसी फार्मूला को चेक कर सकते थे, ठीक है ना। फिर हमने देखा कि किसी भी सिस्टम को कैसे कन्वर्ट किया जाता है, एमकेएस सिस्टम को सीजीएस में या सीजीएस सिस्टम को एमकेएस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, हम लोग कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, ठीक है ना। फिर हम लोग देखा कि किसी फार्मूला को डिजाइन कैसे किया जा सकता है। हमने 2 फार्मूला डिजाइन किए, T = 2π√L/g और काइनेटिक एनर्जी = हाफ mv², ठीक है। तो यहाँ से आपका डायमेंशन एनालिसिस का भी टॉपिक खत्म होता है। कुछ क्वेश्चन हम लोग और करेंगे डायमेंशन एनालिसिस से, ताकि आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। जब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा तो हम लोग लास्ट टॉपिक करेंगे एरर एनालिसिस, ठीक है। तो कुछ टॉपिक मैं प्रैक्टिस के लिए करवा रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है, जो डायमेंशन एनालिसिस के आपके और क्वेश्चन को कराऊंगा, जिससे आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे से डेवलप हो जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि सिंपल क्वेश्चन करा रहा हूँ, फिर मैं एक बार डीपीपी टाइप का, जैसे डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम होता है ना, उसी टाइप का मैंने 3 टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 में, ठीक है ना। जिसमें लेवल फर्स्ट में एकदम बेसिक क्वेश्चन होंगे, फिर लेवल 2 में थोड़ा सा एडवांस होगा और फिर एडवांस लेवल पे अच्छे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो आज हम लोग कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, जो डायमेंशन एनालिसिस के रिलेटेड है। चलिए, तो क्वेश्चन ये है कि चेक द करेक्टनेस ऑफ किसका, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² = mgh। क्या प्रूव करना है, हाफ mv² = mgh। इस फॉर्मूले को करेक्ट करना है, चेक करना है कि ये करेक्ट है कि नहीं है। नोट करिए। चलिए देखते हैं, सोल्यूशन देखते हैं। दोनों साइड का अगर मैं डायमेंशन फार्मूला लिखूं और अगर बराबर आता है तो हमारा फार्मूला सही है। चलिए, हाफ का तो डायमेंशन फार्मूला होगा नहीं, m का लिखेंगे m, ये वेलोसिटी का क्या होता है LT-1 उसका स्क्वायर। क्लियर।
अच्छा, यहाँ पे m का क्या हो जाएगा, m g क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो इसका क्या हो जाएगा एल टी माइनस टू, और हाइट क्या है h है, h को लेंथ होती है, हाइट प्रकार की लेंथ ही है ना, तो लेंथ को कैसे लिखेंगे, l से लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा एम एल स्क्वायर, देखिए l का स्क्वायर करेंगे तो एल स्क्वायर हो जाएगा, और t के पावर -1 उसका स्क्वायर करेंगे तो -2 हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पे देखिए m, यहाँ पे l है और यहाँ पे l है, तो l स्क्वायर हो गया और ये t-2 है। देखिए राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया कि नहीं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है, इन डायमेंशन करेक्ट है। क्लियर है, नोट कर लीजिए। चलिए पॉज करके नोट कर लिया करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चेक द करेक्टनेस ऑफ एस nth इज इक्वल टू u प्लस हाफ ए 2n माइनस 1। ये एस nth क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये क्या है हमारा डिस्प्लेसमेंट है, ये क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम है, यानी पर सेकेंड वो कितना डिस्प्लेसमेंट चला है उसका फॉर्मूला होता है। यहाँ पे u क्या है, u है हमारा इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है ना, a क्या है एक्सीलरेशन है, n क्या है, n हमारा टाइम है, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले को हमको डिराइव करना है कि जो एस nth है यानी डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम है वो u प्लस हाफ ए 2n माइनस 1 के बराबर है कि नहीं है, यानी ये टर्म और ये पूरा टर्म का डायमेंशनल फार्मूला सेम होना चाहिए, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि सेम डायमेंशन ही ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नोट करिए फिर मैं समझाता हूं। चलिए देखते हैं, एस nth है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है ना, यानी इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा एल टी माइनस 1 ना, देखो एल अपॉन टी, टी ऊपर जाएगा तो टी माइनस 1, तो एल टी माइनस 1 हो जाएगा। अच्छा यू क्या इनिशियल लास्ट टी है, इसका भी क्या आ जाएगा एल टी माइनस 1। क्लियर है, प्लस हाफ का तो कुछ होगा नहीं, ए का देखिए क्या हो जाएगा एल टी माइनस 2, एक्सीलरेशन का क्या होता था एल टी माइनस 2, फिर टी के 2 का तो कुछ होगा नहीं, एन का क्या होगा, एन टाइम है तो टी हो जाएगा, ठीक है ना, -1 का कुछ होगा नहीं क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई मैंने कर दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा एल टी माइनस 1 इज इक्वल टू एल टी माइनस 1 प्लस, यहाँ पे देखिए यहाँ पे टी माइनस 2 है, यहाँ पे +1 है, तो क्या हो जाएगा -2 + 1 -1 हो जाएगा ना, तो एल टी माइनस 1 आ गया। क्लियर है, तो क्या हर टर्म का डायमेंशन फार्मूला सेम है, तो ये फार्मूला करेक्ट है कि नहीं है, क्लियर है, करेक्ट चेक हो गया, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पॉज करके नोट कर लिया करिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल देखेंगे, किसी भी फार्मूला को चेक कैसे किया जाता है कि अगर हर टर्म का डायमेंशन फार्मूला सेम है तो उस फार्मूला करेक्ट है, ठीक है। और हमने ये भी बताया था कि हर डायमेंशनल फार्मूला जो सेम डायमेंशंस का है वही ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है, तो इसी मेथड को यूज करके हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल हमारा ये है कि फाइंड द, इसमें क्वेश्चन ये है कि फाइंड द dimensions of a upon b in the relation p is equal to
ए एक्स प्लस बी टी स्क्वायर, ये क्या है? P है। फिर P क्या है? प्रेशर है। T क्या है? टाइम है। A और B क्या है? कॉन्स्टेंट्स। अच्छा, ये तो फाइंड ही करना, सॉरी, वो तो फाइंड ही करना डायमेंशन। और x क्या है? डिस्प्लेसमेंट्स है, ठीक है ना। तो हमको फाइंड करना है क्या? A अपॉन बी, डायमेंशन ऑफ A अपॉन बी। चलिए देखते हैं, नोट करिए, क्वेश्चन नोट करिए, सोल्यूशन मैं बताता हूँ। चलिए पॉज करके नोट कर लिया करिए, ठीक है ना। चलिए सोल्यूशन देखते हैं। अभी मैंने बताया कि किसी भी फार्मूला करेक्ट है कि नहीं है, उसको चेक करने के लिए अगर हर टर्म को हम देख लें कि उसका डायमेंशन फार्मूला सेम है तो वो करेक्ट है, ठीक है। तो सिमिलरली इस इक्वेशन में P इजिकल टू ए एक्स प्लस बी टी स्क्वायर में हर टर्म का, ये जो पूरा टर्म है, ये पूरा टर्म है, इसका डायमेंशन फार्मूला सेम होना चाहिए। इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। यानी P का प्रेशर का डायमेंशन फार्मूला, AX का डायमेंशन फार्मूला और BT स्क्वायर का डायमेंशन फार्मूला सेम होना चाहिए। सबसे पहले देखते हैं प्रेशर का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है। प्रेशर का मैंने आपको बताया था, एक बार फिर से याद दिला दे रहा हूँ। क्या होता था? फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का क्या हो जाता था? ML/T-2, और एरिया का क्या हो जाता था? L स्क्वायर। तो डायमेंशन फार्मूला क्या आता था? ML-1T-2। ये होता था ना, देखो L स्क्वायर जो ऊपर जाता था तो -2, और यहाँ पे +1 है तो -1 हो गया कि नहीं। यानी प्रेशर का डायमेंशन फार्मूला क्या हुआ? ML-1T-2, ठीक है। तो इसका डायमेंशन फार्मूला हम लोग लिखेंगे ML-1T-2। क्लियर? ठीक है, समझ में आया? अच्छा, यानी जो डायमेंशन फार्मूला प्रेशर का होगा वही AX का होगा, ठीक है। तो A और X का क्या है? X डिस्प्लेसमेंट है तो L हो जाएगा। मैंने इक्वेट कर दिया, ठीक है। तो A का क्या हो जाएगा? A का डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा ML-1T-2, और ये वाला L डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो L हो जाएगा। तो क्या हो गया? ML-2T-2 हो गया ना, क्योंकि L ऊपर जाएगा तो -2 हो गया। समझ में आया? तो A का क्या आ गया? ML-2T-2। सिमिलरली अब B का देखते हैं। तो प्रेशर का क्या आया था? ML-1T-2। इसका जो डायमेंशन फार्मूला होगा वही BT स्क्वायर का हो जाएगा। तो T स्क्वायर का क्या हो जाएगा? T का स्क्वायर। क्लियर है? तो B क्या हो जाएगा? B का हो जाएगा ML-1T-2 अपॉन, ये T का स्क्वायर आ जाएगा नीचे। यहाँ से देखिए, ये अलग है, ये चीज़ अलग है, यहाँ से नेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है। क्लियर है? तो जो प्रेशर का होगा वही BT स्क्वायर का हो जाएगा। T स्क्वायर का मैंने कैपिटल का T स्क्वायर कर दिया। T स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो देखिए, ये T स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो B क्या हो जाएगा? B का डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा ML-1T के पावर -4 हो जाएगा ना। ये -4 हो जाएगा कि नहीं? ये -2 था पहले से, और ये 2 ऊपर गया तो -2 हो गया। अच्छा, क्या चाहिए हमको? A अपॉन B चाहिए। तो A अपॉन B क्या हो जाएगा? A का क्या आया है? A का आया है ML-2T-2, और B का क्या आया है? ML-1T-4। ये आया है ना। चलिए सॉल्व करते हैं। M से M निकल गया, ये L-1 से एक L-1 गया, तो क्या बचा? L-1 बचा। T-4 जब ऊपर जाएगा तो +4 हो जाएगा, तो T स्क्वायर हो जाएगा। यानी A अपॉन B का डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा? L-1T का स्क्वायर। नोट कर लीजिए। चलिए पॉज करके नोट कर लिया करिए। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ A एंड B
इन द रिलेशन P इजिकल टू B माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन AT, वेयर P है हमारा पावर, T है टाइम और X है डिस्प्लेसमेंट। ये फाइंड करना है। चलिए इसका सलूशन देखते हैं। पहले पॉज करके नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लीजिए। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी इन द रिलेशन P इजकल टू B माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन AT। ठीक है ना? B माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या है? B है। क्लियर है? चलिए देखते हैं सोल्यूशन। यहां पे देखिए सेम डायमेंशन ही ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं, यानी जो डायमेंशन B का होगा वही एक्स स्क्वायर का हो जाएगा, यानी B का डायमेंशन क्या हो जाएगा? L का स्क्वायर। क्लियर हो गया? L का स्क्वायर होगा ना, क्योंकि जो डायमेंशन B का होगा वही एक्स स्क्वायर का होगा। क्लियर? अच्छा, अब बात आती है A की कैसे निकालेंगे। तो जो डायमेंशन फार्मूला P का होगा वो पूरा डायमेंशन फार्मूला इसका होगा, तभी तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का फार्मूला सेम होना चाहिए। अच्छा, पावर का फार्मूला क्या होता है? पावर क्या होता था? वर्क अपॉन टाइम। वर्क का क्या होता था? ml स्क्वायर T माइनस 2 और अपॉन टाइम, तो जो ऊपर जाता था तो ml स्क्वायर T माइनस 3 हो जाता था। तो पावर का डायमेंशन फार्मूला क्या होता था? ml स्क्वायर T माइनस 3। क्लियर है? पावर का फार्मूला क्या हो जाता था? ml स्क्वायर T माइनस 3 अब इजकल टू ये अपॉन ये, इसका कितना है? L स्क्वायर है। अब ध्यान समझना, ये मत और ये करके काट मत देना कि L स्क्वायर कट गया, जीरो हो गया, नहीं। डायमेंशन फार्मूला लिखना है। इस पूरे टर्म का डायमेंशन फार्मूला क्या है? L स्क्वायर है। क्लियर है? इसका लिखो या इसका लिखो, बात एक ही है। फिर AT का लिखना है। तो A का क्या है? A तो फाइंड करना, T का क्या हो गया? T। यहां तक समझ में आया? नोट करिए। ठीक है? अच्छा, तो ए क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा हमारा L स्क्वायर अपॉन T, तो यही रहेगा। ये वाला टर्म इधर आ जाएगा ना, ये ऊपर चला जाएगा, ये वाला टर्म नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ml स्क्वायर T माइनस 3 हो गया, ये अपॉन में आ गया। तो ए का क्या हो जाएगा? ए का हो जाएगा L स्क्वायर से L स्क्वायर कट गया, तो T, ये माइनस 3 था, ये T था, तो माइनस 2 हो गया, और माइनस 2 जो ऊपर जाएगा तो प्लस 2 हो गया, T स्क्वायर और m के पावर -1। तो A का आ गया हमारा m-1 T का स्क्वायर। नोट कर लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। ठीक है ना? आज की क्लास थोड़ी छोटी थी। ठीक है, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि जो क्वेश्चंस हैं वो मैं लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 करके सभी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराऊंगा और डिटेल में। अभी तक फिलहाल इतने ही क्वेश्चन आप देखिए। अभी एरर एनालिसिस में स्टार्ट करूँगा। एरर एनालिसिस के बाद जब एरर एनालिसिस ख़त्म हो जाएगा उसके बाद मैं एक एक क्वेश्चन आपको डिटेल में समझाऊँगा और प्रैक्टिस कराऊँगा। ठीक है ना? आपको मैं DPP दे दूंगा। ठीक है ना? जहाँ YouTube है उसी के लिंक के नीचे आपको PDF फॉर्म में क्वेश्चन मिल जाएंगे, जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं और डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है? थैंक यू।